Okay, but this chemiosmotic hypothesis, it is related with photosynthesis as well as respiration in plants. ठीक है, दोनों के अंदर आपको बताया गया था कि if you are talking about the process of photosynthesis, तो photosynthesis जो है उसके अंदर कौन सी सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होती है? तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर कौन सी सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है? हाँ जी, क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटे, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया? कि दोनों के अंदर ही एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है एस्टैब्लिश होता है। तो आपको बताया था कि इफ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ दैट proton gradient in case of photosynthesis, this means we are talking about chloroplast cell organelle, and if we are telling that process that is related with mitochondria, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। और दोनों के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे एस्टैब्लिश होता है और उससे एटीपीज कैसे बनते हैं। ठीक है, इस पूरी चीज का जो जवाब है वो हमें कौन सी हाइपोथेसिस देती है? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस देती है। ओके बेटे, तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन the process of chemiosmotic hypothesis for photosynthesis. So what you have to learn that chemiosmotic hypothesis, it tells us that how ATPs they are produced during the light reactions of photosynthesis. Okay, you are well familiar that how many phases are there in photosynthesis? 2 phases are there. ठीक है, कौन कौन से फेस हैं? लाइट फेस है एंड डार्क फेस है। What is the another name for the light phase? The light phase is also known as the photochemical phase. And दूसरा जो phase है जिसको हम dark phase कहते हैं, that phase is known as the biosynthetic phase. अब देखो बेटे, light reactions या light phase की अगर हम बात करते हैं तो this means that कि light reactions हमेशा किसकी presence में होंगी? These reactions always takes place in the presence of light. And you know that how many categories we have divided these light reactions? देखो लाइट रिएक्शंस जो है उनको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन सी है लाइट रिएक्शंस? नंबर 1 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके बेटे, बड़े आराम से समझा रही हूं मैं, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज फर्स्ट टाइप ऑफ लाइट रिएक्शन एंड सेकंड टाइप ऑफ लाइट रिएक्शंस आर द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके बेटे, अब वो कहता है कि if we are taking the first category that is non-cyclic photophosphorylation, all of you know very well how many photosystems are involved in non-cyclic photophosphorylation. Do you know that 2 photosystems are involved? ठीक है, 2 photosystems जो है वो non-cyclic photophosphorylation के अंदर involved हैं। ठीक, पहला फोटोसिस्टम कौन सा है? दैट इज नोन एज फोटोसिस्टम 2। ओके बेटे, फोटोसिस्टम 2 कौन सा था? क्या है बच्चों? फोटोसिस्टम 2 इज इक्वल टू P680 एंड दूसरा जो फोटोसिस्टम है दैट इज फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 1 इज इक्वल टू P700। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 2 जो है वो P680 इसलिए इसको बोला जाता है बिकॉज़ कितने नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करता है? ये 680 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करता है। और फोटोसिस्टम 1 जो है उसको P700 इसलिए बोला है क्योंकि वो सनलाइट में से 700 नैनोमीटर की लाइट जो है वो लेता है। ओके, वन रिएक्शन यू हैव आल्सो स्टडीड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दैट रिएक्शन इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, देन दे अब्सॉर्ब हाउ मेनी अमाउंट ऑफ लाइट? देन 1 photon of light that is corresponding to the characteristic wavelength which is तो दिस वाटर मॉलिक्यूल, देन व्हाट यू सी, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है बेटे, मैंने 2 मॉलिक्यूल वाटर के लिए हैं, इसका मतलब एक चीज तो मेरी कंफर्म है, मुझे लास्ट में क्या मिलने वाला है? 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलने वाला है और इसके अलावा मुझे 4 मॉलिक्यूल जो है वो H+ के मिलेंगे और 4 की मॉलिक्यूल मुझे किसके मिलने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 4 इसके अंदर प्रोटॉन्स निकलेंगे एंड 4 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और 1 मॉलिक्यूल किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन तो भूल जाएंगे बिकॉज़ ऑक्सीजन जो है इसमें चली जानी है, एटमॉस्फेयर में चले जानी है। सो वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस ऑक्सीजन।
because you know that this oxygen later goes into the atmosphere. We are only concerned with these protons and these electrons. ठीक है बेटे, इन प्रोटॉन्स का और इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? तो अब देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम नॉन साइक्लिक photophosphorilation and you know that in non cyclic photophosphorilation the first photosystem, ठीक है, पहला फोटोसिस्टम जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है दैट फोटोसिस्टम इज नोन एज P680. ओके बेटे, एंड दिस इज फोटोसिस्टम 2. आपको कहते हैं कि सन जो है उसमें से क्या आनी है, लाइट आनी है, ठीक है, और कितने नैनोमीटर की लाइट जो है वो P680 के पास पहुंचती है. तो P680 के पास है 680 नैनोमीटर की लाइट पहुंचती है. और आपको पता है बाय द रिएक्शन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल दैट इज 2H2, ठीक है, और इससे हमें क्या मिलेंगे, 4 प्रोटॉन्स मिलेंगे, 4 हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है, और साथ में हमें 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिला था. तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं. तो when the light corresponding to 680 nanometer it reaches this photosystem 2 which is P680, what happened? The electrons which are present in the P680, they receive this light, they get extra amount of energy, and because of this extra amount of energy initially they are present in their ground state, but जब इनके पास extra energy आ जाती है तो ये क्या करती है, uphill movement. ठीक है बेटे, uphill movement का मतलब ये है कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट से किसमें चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं. बट यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री दैट एक्साइटेड स्टेट्स आर नॉट देयर स्टेबल स्टेट, सो दे कैन नॉट स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम. ओके बेटे, तो कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन स्टेट में आपने मूवमेंट किया और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट्स में चले गए, पर उनकी एक्साइटेड स्टेट चाहे वो अनस्टेबल स्टेट है इसलिए वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकते, तो इससे उन्हें क्या करना पड़ता है, वापस आना पड़ता है. ओके बेटे, अब उन्होंने वापस आना है. कहते हैं कि वापस आते समय we are coming in contact with so many primary receptors, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि these are the primary receptors for electron. तो you can say कि these are the primary electron receptors. तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बारी-बारी उन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में आती हैं, जो कई सारे हो सकते हैं. ओके बेटे, व्हाट इज द फर्स्ट प्राइमरी रिसेप्टर? तो हियर द फर्स्ट प्राइमरी रिसेप्टर इज क्लास्टोक्विनोन. तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचते हैं एंड व्हाट दे डू, दे स्टे विद क्लास्टोक्विनोन फॉर सम टाइम, बट आफ्टर दैट because they have to stay with clastochinone for some time, इसमें से have to pay something to this clastochinone, ठीक है, कुछ समय इसके पास रहते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए डोनेट कर देते हैं और उसके बाद ये आगे मूवमेंट करते हैं. और देखिए पहले उनके पास काफी सारे एनर्जी थी, लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी gives to this clastochinone. अब इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई है. इनिशियल उन्होंने अपहिल मूवमेंट किया था, अब वो क्या कर रहे हैं, फिर से डाउनहिल मूवमेंट कर रहे हैं. तो क्लास्टोक्विनोन को कुछ एनर्जी देके वो नीचे आ जाते हैं. इसके कांटेक्ट में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस के कांटेक्ट में आपको बताया था कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस आर द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है बेटे, काफी सारे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कॉम्प्लेक्सेस. तो कहते हैं कि क्लास्टोक्विनोन के बाद ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचते हैं एंड दे स्टे देयर फॉर सम टाइम एंड दे आल्सो डोनेट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू दीस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस. नाउ अब क्या हुआ, कुछ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की फिर से लूज हो गई है, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस से उसके बाद ये किसके पास आ जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास आ जाते हैं. और प्लास्टोसाइनिन को भी काफी एनर्जी देते हैं, मतलब तो इनकी काफी एनर्जी जब वेस्ट हो चुकी है तो उसके बाद वो कहते हैं कि they finally fall in photosystem 1 and you know that photosystem is P700. ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि P700 में ये इलेक्ट्रॉन्स है लगभग अपनी सारी एनर्जी यूज कर चुके हैं, तो they now fall in P700 and stay there for some time. Okay बेटे, now what happened when these electrons remain in the P700 for some time and as soon as they receive the light that is corresponding to 700 nanometer, initially these electrons they lost most of their energy, but जैसे ही उन्हें P700 को 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर से अपने मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और अपने मूवमेंट करने के बाद जो है वो फिर से काफी सारे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में आते हैं
और कहते हैं कि इस तरह से इन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स को ये क्या लेके जाते हैं, ये डोनेशन इन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, पर ऐसे करते करते वो कहते हैं कि लास्ट में वी आर कमिंग इन कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर एंड दैट इज NADP। ठीक है, अब वो कहते हैं कि NADP जो है उसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम? द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज NADP रिडक्टेज। ओके बेटे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये काफी सारे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स में से पास होके जब NADP के पास पहुंचते हैं, then one enzyme is present that is known as NADP reductase. So these all of these electrons they finally get accumulated. They get added with this NADP. So reduction of the NADP takes place, and this NADP becomes NADPH plus. Okay, बेटे, with the help of the enzyme that is NADP reductase. तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी P680 से वो P700 में आ गए एंड देन है जर्नी फाइनली कंप्लीट एट NADPH and NADPH because addition of electrons here takes place, so that's why it is known as reduction। ठीक बेटे, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंज्यूम हो गए। पर एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि बेशक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए हैं और कभी भी फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो खत्म नहीं होते। तो सोचिए कि फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं? तो कहते हैं कि फोटो सिस्टम 2 जो है उसके पास कंटीन्यूअस सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स की क्यों है, बिकॉज़ ऑफ splitting of this water molecule and this reaction it takes place every day। So because of that the electrons they are always available to the photosystem 2 that is P680। ओके बेटे, अब मैंने आपको ये बोला कि हर एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास उन्होंने कुछ एनर्जी जो है वो दी है। तो दैट एनर्जी व्हिच इज डोनेटेड बाय दीस इलेक्ट्रॉन्स टू दीस, आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स को जो उन्होंने एनर्जी दी है उस एनर्जी से क्या बनती है, यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल्स बनती हैं। ओके बेटे, एंड लास्ट में आपने क्या देखा कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं they get added to this NADP and it forms NADPH2, then this is the second energy rich molecules. So during non-cyclic photophosphorylation two types of energy rich molecules are formed, one is ATP and another one is NADPH। ओके बेटे, तो इस तरीके से वो कहते हैं कि अगर ये प्रोसेस नॉन साइक्लिक की जगह पे साइक्लिक होता तो उस केस में आपको पता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी शुरुआत हुई है वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस पहुंच जाते हैं। ठीक बेटे, तो पर एक चीज दोनों के अंदर कॉमन है, चाहे द प्रोसेस इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और वेदर इट इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑलवेज ATPs आर जनरेटेड। अब वो कहता है कि हाउ दिस फॉर्मेशन ऑफ ATP, ये किस तरीके से ये ATPs फॉर्म हुए हैं ना, इसका एक कनेक्शन है इसके साथ प्रोटॉन्स के साथ। ठीक है बेटे, हमने यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे बता दिया कि भाई जो एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स को दी है दैट एनर्जी इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द ATPs। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन these electrons they are doing the uphill movement or they are doing the downhill movement, ठीक है, then these electrons they are not moving alone, they are moving with these protons। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है जब इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स के पास पहुंचते हैं ना तो वो कहते हैं कि अपने आप नहीं पहुंचते। ठीक है, दे नीड समथिंग फॉर देयर मूवमेंट टू रीच द कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन्स को साथ साथ लेके जाते हैं, प्रोटॉन्स को भी कैरी करते हैं साथ में। ठीक बेटे, तो अब वो कहते हैं कि जब वो प्रोटॉन्स जो है उनको साथ में लेके जाते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स के पास रुक जाते हैं, पर इन प्रोटॉन्स का क्या हुआ? तो हर एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास जब वो प्रोटॉन्स लेके जाते हैं तो उस प्रोटॉन्स को वो वहां पे छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट के लिए वो न्यू प्रोटॉन हायर कर लेते हैं और उससे मूवमेंट करते हैं, फिर उसको भी छोड़ देते हैं। ऐसे करके क्या होगा, पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो किसके अंदर हो रही है, क्लोरोप्लास्ट की हैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है। तो ऐसे वो कहते हैं कि सो मेनी प्रोटॉन्स which are earlier used by these electrons for their movement, they are released and they gets collected at the inner side of the thalloid membrane। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि एक चीज खास है यहाँ पे कि मैंने आपको ये बोला कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स है ना इसमें से मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर 99% इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो है वो सिर्फ thalloid membrane के अंदर प्रेजेंट है, but few electron receptors they are present outside the thalloid membrane and one of such electron receptor is NADP।
ठीक है। तो NADP जो ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, उससे बाहर है, यानी कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने हमेशा प्रोटॉन को लेके जाना है और अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचना है। तो कहते हैं कि जिसको बाहर जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन की बाहर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है उनके पास पहुंचना है, तो व्हाट दे डू, वो प्रोटॉन्स को कैरी करेंगे और प्रोटॉन्स को लेके जाएंगे, जिसका मतलब वो वाले प्रोटॉन्स वो कहाँ छोड़ देंगे, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर छोड़ देंगे। ठीक है बेटे। पर आपको पता है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, दिस मींस द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन्स आर मोर इनसाइड द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, whereas the concentration of protons they are less outside the thylakoid membranes in the stroma। देखो कोई भी चीज अगर मेजॉरिटी में प्रेजेंट है तो अब इतने सारे प्रोटॉन्स जो हैं दे गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, तो अब वो क्या करेंगे, वो चाहते हैं कि वो बाहर आए, बिकॉज द कंसेंट्रेशन इज नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। देयर आर सो मेनी प्रोटॉन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, but there are very less number of protons that are present outside the thylakoid membrane। now अब ये protons जो हैं वो दोनों तरफ के concentration को क्या करना चाहते हैं, equal करना चाहते हैं। but this cannot happen। why this cannot happen? because you know that as it is a characteristic of every type of membrane, cell membrane, that it is semi permeable in nature। तो same is the case with the thylakoid membrane also। ठीक है बेटे। थैलाकोइड मेम्ब्रेन भी कैसी है, बाकी सारी सेल मेम्ब्रेन्स की तरह सेमी परमीएबल है, तो इसलिए वो आयंस को लाइक ही नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी है एंड इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सो इट डू नॉट लाइक द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। तो सोचिए कि क्या वो प्रोटॉन्स को अपने में से इजीली मूव करने देगी, नहीं करने देगी। ठीक बेटे। अब वो कहते हैं कि प्रोटॉन्स जो है उनको तो बाहर जाना ही है, तो अब वो क्या करेंगे, यू हैव लर्नड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आपको पता है कि so many proteins they are also embedded in the plasma membrane within the lipid bilayer and they are involved in facilitated diffusion। ठीक है बेटे। अब इन प्रोटॉन्स को बाहर जाना है और कहते हैं कि ये प्रोटॉन जो है वो लिपिड बाइलेयर में से तो पास हो नहीं सकती, तो इसलिए वो क्या करेंगे, इन प्रोटीन्स के कांटेक्ट में आएंगे जो लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट है, इवेटेड प्रोटीन्स हैं, और उससे वो क्या करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे, सो दैट द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड इट बिकम्स इक्वल। ओके बेटे। तो वन ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोटीन इज एक्चुअली द एंजाइम। ठीक है। इसी तरह का एक प्रोटीन जो है यहाँ पे एक एंजाइम की तरह फंक्शन कर रहा है एंड दैट एंजाइम इज नोन एज एटीपी सिंथेस। तो इट इज अ काइंड ऑफ ए प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, और इसके दो कंपोनेंट है। ठीक है बेटा। इसके दो कंपोनेंट है, एक उसका CF0 पार्ट है और एक उसका CF1 पार्ट। मैंने आपको ये बताया कि एटीपी सिंथेस जो है वो एक्चुअली वो प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन की अंदर इम्बेडेड है। उसका कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड है और कुछ पार्ट जो है उसका स्टोमा की तरफ फेस किए हुए है। ठीक है। सपोज करो कि दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड। ठीक। अब मैं कहती हूँ कि it has two components, one component it is embedded in the thylakoid membrane, this is the CF0 part, and one component जो है it is faces towards the stoma, this part is known as the CF1 part। okay, and you know that so many protons are present there in the thylakoid membrane and they must have to move outside so that the concentration it becomes equal on both the sides। So these protons will finally take the help of this protein, and this protein is actually one enzyme, and what is the name of that enzyme? It is ATP synthase। तो ये protons जो है वो ATP synthase के पास आते हैं और उसके CF0 पार्टिकल के अंदर एंटर होते हैं, और वो कहते हैं कि ATP synthase एंजाइम जो है वो उनको मुफ्त में जो है पास नहीं करेगा। तो ATP synthase एंजाइम जो है वो उससे क्या चाहता है, it requires certain amount of commission from these, ठीक है, so that it allow the movement of these protons to outside। So as soon as they enter into the CF0 portion of the component of ATP synthase enzyme, there is one agreement that is done between these protons and this CF0 particle। ठीक है। What they said, this CF0 said that you have to donate certain amount of energy to me, then only I will pass you to CF1। okay बेटे। तो certain amount of energy is donated by these protons to this CF0
So that amount of energy is enough for the activation of ATP synthase enzyme. ठीक है, तो जो एनर्जी उसको मिलती है उसे ATP synthase enzyme क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और उस एनर्जी से वो क्या बनाया जाता है, ATP बनाया जाता है, क्योंकि देखो एंजाइम का मेन ही क्या है, ATP synthase है, इसका मतलब उसने ATP की सिंथेसिस करनी है। ठीक है बेटे, एक प्रोटॉन को उसने पास कर दिया, अगले प्रोटॉन को भी पता लग गया, वो भी आ गया फटाफट, एंड उसने भी CF0 में जाके कुछ एनर्जी डोनेट की, उससे और ATP बन गया, वो भी बाहर चला गया। और कब तक जाते रहेंगे ये प्रोटॉन्स, को कहते हैं कि तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ की कंसेंट्रेशन प्रोटॉन्स की इक्वल नहीं हो जाती। ठीक बेटे, तो इस तरीके से क्या होगा, इनिशियली देयर इज अ प्रोटॉन ग्रेडिएंट दैट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द फिलामेंट मेम्ब्रेन, बट as soon as the protons they comes out from the filament membrane and the concentration on both sides it becomes equal, then this means that proton gradient it finally breaks। ठीक बेटे, तो इस तरीके से कहते हैं कि इस प्रोटॉन्स के मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी वो CF0 पार्टिकल को देते हैं, उसी एनर्जी से क्या बनते जाते हैं, ATPs बनते जाते हैं। तो ATPs इस तरीके से जो है वो लाइट रिएक्शंस में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस दैट आर एसोसिएटेड विद दिस थ्योरी, बहुत सारे एक्सेप्शंस इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, पर ऐसा होता है ना कि व्हेन नोबडी इज गोइंग टू चैलेंज, कोई भी चीज को जब कोई चैलेंज नहीं करता है या कोई उसकी वैलिड प्रूफ नहीं मांगता, तो वो थ्योरी जो है, वो जो भी हाइपोथेसिस होती है उसको लोग अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज नोबडी इज देयर जिसके पास की कोई और प्लान है ATPs के जनरेशन का, तो इसीलिए वो कहते हैं कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, अब तक ATPs कैसे जनरेट होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन है चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, उसका जवाब देती है। और अभी तक कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं बनाई गई है जो कि और अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सके ATPs के जनरेशन का। तो इसीलिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है उसको लगभग जो थ्योरी के करीब मान लिया गया है। द साइंटिस्ट हु हैव प्रपोज्ड दिस थ्योरी ही इज आल्सो अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस काइंड ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है बेटे, बट स्टिल द डोर्स आर ओपन, एनीबॉडी कैन चैलेंज दिस थ्योरी एनी टाइम बट विद वैलिड प्रूफ्स। ठीक है, तो कहते हैं कि एक्सेप्शंस बहुत है इसके अंदर, पर क्योंकि अभी तक किसी और ने कोई तरीका नहीं बताया कि हाउ द ATPs दे आर जनरेटेड, तो इसीलिए अभी तक केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है वो ये बताती है कि हाउ द प्रोटॉन ग्रेडिएंट इट इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ ATPs। ओके बेटे, नाउ दिस थ्योरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस बेटे, हाँ जी, दो स्टूडेंट who are sitting at their home, they can write when the question is there in exam। ठीक है, तो जैसे आपने सुना है उसी तरीके से आपने अपना आंसर तैयार करना है और ऐसे ही लिखना है। ओके बेटे, अब द नेक्स्ट टॉपिक which is very important in the chapter photosynthesis and that is Hatch and Slack pathway। ठीक है, I am not going to ask the complete pathway, I have some other methods in how I can ask this question। So as I have already told you that some of the questions I have put in the exam in paragraph form। ठीक है, तो उस तरीके से आपने पैराग्राफ आ सकता है एंड यू हैव सपोज टू टेल द आंसर्स दैट आर गिवन एट द बैक ऑफ दैट पैराग्राफ। ओके बेटे, व्हाट इज C4 पाथवे एंड व्हाट इज C3 पाथवे। ठीक है, तो आपको बताया था कि C3 पाथवे जो है या C3 प्लांट्स कौन से हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, one is C3 plants and another type of plants are the C4 plants। ठीक है, तो C3 प्लांट्स जो है हमने उन प्लांट्स को बोला है जिनके अंदर हमारे पास एक 3 कार्बन वाली ऑर्गेनिक एसिड बनती है। आपको याद आ रहा होगा व्हाट इज दैट ऑर्गेनिक एसिड, तो दैट ऑर्गेनिक एसिड इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और शॉर्ट में हम इसको क्या कह देते हैं, PGA कह देते हैं। तो दो प्लांट्स जिनके अंदर की फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनती है व्हिच इज द 3 कार्बन organic acid, so those plants are known as the C3 plants। तो always remember कि सारे के सारे C3 plants जो हैं उनके अंदर there is a pathway that is generally happening in those plants and that is known as Calvin cycle in honor of the scientist Calvin। Okay बेटे, and there are another type of plants और दूसरे plants जो हैं उनके अंदर वो कहते हैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक एसिड बनती है but it is not a 3 carbon organic acid, instead of that it is a 4 carbon organic acid। Can you tell me the name of that acid?
So that acid is ऑक्सैलो acid. तो बस दोनों में डिफरेंस ये है कि एक 3 कार्बन हो गया organic acid and another is known as 4 carbon organic acid. So these C4 plants, ठीक है, these C4 plants they are unique in their characteristics. ठीक है, इनकी एक खास बात है कि ये C4 plants जो है ये जनरली जो है ट्रॉपिकल रीजन्स जो है उनसे एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन्स जो है उनसे ये एसोसिएटेड है. ओके बेटे, दे हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. नंबर 1, ठीक है, पहला कैरेक्टर उनका ये है कि दे कैन इजीली टॉलरेट, ठीक है, हाई टेंपरेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटीज. ये बहुत ज्यादा टेंपरेचर जो है इसको फेस कर सकती हैं और जितनी ज्यादा इनको लाइट मिल जाए ना दे आर ऑलवेज हैप्पी विद दैट अमाउंट. ठीक है, तो हाई लाइट इंटेंसिटीज एंड हाई टेंपरेचर दे आर वेलकम बाय दीस प्लांट्स. ओके बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप इनके लीव्स को देखेंगे तो इनके लीव्स की भी खास बात है. ठीक है, their leaves are special type of anatomy and such type of anatomy is known as cranch anatomy. ठीक है, what is cranch anatomy ये मैं अभी थोड़ी टाइम में आपको बताती हूँ. तो their leaves are special type of leaf anatomy that is known as cranch anatomy and for very important thing is कि अगर वो काफी ज्यादा लाइट इंटेंसिटीज जो है उनको रिसीव कर सकते हैं तो दिस मींस दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी रेट, उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन जो है उसकी वजह से अगर कहता है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें ज्यादा लाइट जो है प्लांट्स रिसीव कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट रिसीव कर लेता है, तो प्रोडक्टिविटी रेट ज्यादा होता है. और क्योंकि ये प्लांट्स जो है उनमें ऐसी एडेप्टेशन है कि दे कैन रिसीव मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ लाइट, दिस मेक्स दे शो ऑलवेज शो हाई प्रोडक्टिविटी रेट. ठीक है, प्रोडक्टिविटी में इनकी ज्यादा है. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ बेस्ट process for the plant and that is known as photorespiration. So this photorespiration is absent in the C4 plants. ठीक है बेटे, तो 4 चीजें आपने याद रखनी है C4 प्लांट्स के बारे में. एक तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स के प्लांट हैं, ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेंपरेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटीज को. They have special type of leaf anatomy known as branch anatomy. They always show high productivity rate because they can receive more and more amount of energy for photosynthesis. And there is a one process that is known as photorespiration and it is not related with the C4 plant. Here you have also got the name of one enzyme that is the chief enzyme in the process of photosynthesis and this is RUVP. ठीक है, RUVP. What is RUVP? Rubulose, हाँ जी, बिस फॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजिनेज. ठीक है, छोटा सा ही नाम है. तो फिर कहते हैं कि कार्बोऑक्सिलेज भी है और ऑक्सीजिनेज भी है. इसका मतलब अफिनिटी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी. ठीक बेटे, तो कहते हैं कि डिपेंड करता है कि कौन सी गैस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, वही डिसाइड करेगा कि रूबुलोज जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा. तो कहते हैं फोटोरेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर द चीफ एंजाइम ऑफ द फोटोसिंथेसिस व्हिच इज नोन एज रूबुलोज. ठीक है, RUVP जिसको कहते हैं शॉर्ट में हम उसको रुबिस्को कहते हैं. तो ये रुबिस्को जो है वो क्या करता है, उसको बाइंड तो किसके साथ करना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करना चाहिए था. पर कई बार वो कहते हैं कि एज यू नो इन द एटमॉस्फेयर द कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज मोर, इट इज इक्विवेलेंट टू 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.7 0.9 के आसपास है. तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर जाता है कई बार. ओके बेटे, तो उस केस में क्या होता है कि इफ द रुबिस्को इज नॉट बाइंडेड विद कार्बन डाइऑक्साइड दिस मींस दैट दोस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स दे गेट फ्री और उनका फिक्सेशन हो नहीं पाएगा और उससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं बनेंगे और रुबिस्को यहाँ पे कैसे बिहेव करने लग जाएगा, ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा. तो कहते हैं कि इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं. बट दिस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस इट कैन नॉट हैपन इन केस ऑफ this C4 plant. Why it cannot happen in case of this C4 plants? Because these C4 plants, ठीक है, they have special type of vascular bundles. तो इनके जो vascular bundles होते हैं ना उनकी खास बात है, they are vascular bundles. ठीक है, and you know that the vascular bundles में xylem and phloem आते हैं. बेटे phloem है ये, तो xylem and phloem are there in vascular bundles. तो
कहते हैं कि dear vascular bundles they are associated with so many cellular layers. तो काफी सारी cellular layers जो हैं वो इन vascular bundles के आसपास जो है उनको कवर करके रखती हैं, ठीक है. So these cellular layers which enclose these vascular bundles, these cellular layers are actually the layers of special type of cells and we know known as the bundle sheath cells. So these bundle sheath cells they are present in case of these C4 plants. ठीक है बेटे, अब देखो इतनी सारी cellular layer है, there are very good cellular spaces between all of these cellular layers. So this means कि कोई भी गैस जो है अगर इन वैस्कुलर बंडल्स के अंदर रिलीज होती है, ठीक है, तो वो गैस जो है वो एस्केप नहीं कर पाएगी बिकॉज इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो बहुत लेस है. ओके बेटे, तो एक चीज आपने जो है आप अच्छे से जानते हैं, यू हैव स्टडीड इन क्लास 10 कि व्हेन यू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ द लीफ देन यू ऑलवेज नो दैट देयर इज वन अपर एपिडर्मिस, देयर इज वन लोअर एपिडर्मिस and stomatas are also present in upper and lower epidermis, though its number is more in the lower epidermis. Okay beta, what is present inside? So inside a mesophyll tissue is present, and that mesophyll tissue it is divided into two type of cells. ठीक है, तो उसमें से आपको बताया था कि कुछ सेल्स जो है वो बहुत ही कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और कुछ सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं. जो कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं दे आर नोन एज द पैलिसेड टिश्यू, और जो कहते हैं कि लूजली अरेंज्ड होते हैं दे आर नोन एज द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. ओके बेटे, so there is one thing that you must take it in your mind that in C3 plants the rubisco enzyme it is present in this mesophyll tissue. ठीक है, C3 plants में rubisco enzyme कहाँ पे present है? mesophyll cells में present है. but in C4 plants में ये rubisco जो है वो mesophyll में नहीं present, ये कहाँ present है? it is present in the bundle sheath cells. तो यहीं पे ट्विस्ट है कि बंडल शीथ सेल्स में अगर rubisco present है तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पे रिलीज होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एस्केप कर ही नहीं पाएगी, पूरे की पूरे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फिक्सेशन हो जाएगा इन द केल्विन साइकिल एंड लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे आर जनरेटेड